गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर। अब बीएफ स्किनर के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले है क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, फंक्शन कमिटमेंट थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन थ्योरी, संभावित पुनर्बलन सिद्धांत, आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत, आरएस अनुबंधन सिद्धांत, आरआर सिद्धांत, रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी। अब इस सिद्धांत में अपने देखेंगे कि बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत में आरएस थ्योरी क्यों कहा। आरएस थ्योरी अपने 3 या 4 सिद्धांत पढ़ चुके हैं, उनके अंदर एसआर थ्योरी थी। एसआर थ्योरी का मतलब होता है कि जब प्राणी के सामने स्टिमुलस पहले होता है और रिस्पॉन्स बाद में किया जाता है, जब उद्दीपक सामने होता है और अनुक्रिया बाद में होती है। जैसे थोर्नडाइक के सिद्धांत में किया था कि बिल्ली के सामने सबसे पहले उसके पिंजरे के बाहर बिल्ली को अंदर कैद किया गया और पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया। वो उद्दीपक था और उद्दीपक के कारण बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी और वो मछली का टुकड़ा उद्दीपक को पाने के लिए अनुक्रिया कर रही थी। लेकिन बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत में आरएस थ्योरी एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। कैसे बदल दिया? इसने कहा कि कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी क्रिया करने के लिए स्टिमुलस होना जरूरी नहीं है। पहले अनुक्रिया की जाती है और उसके बाद में स्टिमुलस आता है। अब इस सिद्धांत को परिभाषित कैसे किया गया? स्किनर ने एक बॉक्स लिया, ये बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर चूहे को बिठा दिया, बॉक्स को अंदर से बंद कर दिया और ये जो चूहा है, ये रैट है, ये बार बार प्रयास करता है कि इसे खाना मिल जाए। जब इसने बार बार अनुक्रिया की, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स किया, देखिए ये रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, और एक टाइम पर आने पर इसने लीवर को दबा दिया। जैसे ही लीवर को दबाया तो ये संकेत चालू हो गया। लीवर को दबाने से इसे भोजन की प्राप्ति हुई और इसने भोजन प्राप्त कर लिया। अब भोजन क्या था? ये तो इसकी अनुक्रिया हो रही थी, मतलब बार बार ये रिस्पॉन्स कर रहा था। जैसे ही इसने रिस्पॉन्स किया तो स्टिमुलस इसके सामने आ गया। स्टिमुलस मतलब कि इसका उद्दीपक इसके सामने आया। तो इस सिद्धांत के अंदर ये क्या है? जब बार बार चूहे ने प्रयत्न किया और इसको खाना मिल गया, तो पहले इसने अनुक्रिया की और बाद में इसको स्टिमुलस पुनर्बलन भोजन के रूप में प्राप्त हो गया। अब इस सिद्धांत को अपने क्या समझ सकते हैं कि जब कोई भी इंसान उद्दीपक ना होने पर भी अनुक्रिया करता है, बार बार क्रिया करता है, तो एक टाइम पर आकर उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है और सही पुनर्बलन प्राप्त होने से वो अनुक्रिया को अच्छी तरीके से करता है और उसे शांति प्राप्त होती है। अब इस सिद्धांत में पुनर्बलन, पुनर्बलन मतलब कि रेनफोर्समेंट को स्किनर ने 2 टाइप में विभाजित किया। पहला था धनात्मक पॉजिटिव और दूसरा था ऋणात्मक नेगेटिव। अब इस सिद्धांत को अपने इस डायग्राम से समझते हैं। पहले धनात्मक पुनर्बलन में क्या होता है कि जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई व्यवहार करते हैं, अगर वो पॉजिटिव होता है, अगर वो सही तरीके से किया जाता है, मतलब कि जो व्यवहार है अगर वो सही व्यवहार किया जाता है, व्यवहार अगर सही हो तो वो कहलाता है धनात्मक। अगर वही व्यवहार ऋणात्मक, जब भी कोई ऋणात्मक, वैसे नहीं कह सकते इसको, ऋणात्मक का मतलब है जब भी कोई अपने काम करते हैं और उस काम के अंदर अपने को कोई अड़चन आ जाती है, तो उस अड़चन को दूर करने के लिए सही व्यवहार किया जाता है। मतलब कि सही परिस्थिति लाने के लिए या गलत कार्य को हटाने के लिए
जो व्यवहार किया जाता है, गलत कार्य को हटाने के लिए जो व्यवहार करेंगे उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहेंगे। ओके, उसके बाद में धनात्मक पुनर्बलन को प्राथमिक और द्वितीयक, एक सेकंड प्लीज। धनात्मक पुनर्बलन के दो टाइप थे, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। अब प्राथमिक पुनर्बलन के अंदर क्या होता है कि भोजन पानी नींद इनको शामिल किया जाता है। प्राथमिक पुनर्बलन को है ना जैविकीय पुनर्बलन भी कहते हैं, जैविकीय पुनर्बलन भी कहते हैं। जैविकीय पुनर्बलन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अपने को जन्म से प्राप्त होते हैं, मतलब भोजन, अपने को भूख लगती है, पानी की आवश्यकता होती है और नींद की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि नींद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में जो द्वितीयक पुनर्बलन है, इसके अंदर क्या होता है, बाहरी चीजें आ जाती है। बाहरी चीजों के अंदर जैसे बच्चे को पुरस्कार मिला, पुरस्कार, इनाम, दंड, जो भी बाहरी चीजें होती है वो इसके अंदर आती है। तो ये तो हो गया धनात्मक पुनर्बलन के दो टाइप, और ये आ गया ऋणात्मक पुनर्बलन। अब इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। धनात्मक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि क्लास में एक टीचर है, एक शिक्षिका, एक बच्चा जिसका टेस्ट लिया गया और टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आए या फिर उसकी कॉपी जांच की गई तो उसने अच्छी राइटिंग, अच्छा प्रदर्शन किया, तो मैम इसे शाबाश बोलती है। अच्छा व्यवहार करना, अच्छे व्यवहार करने को धनात्मक पुनर्बलन। अब बच्चा सही उत्तर देता है तो शिक्षिका उसे स्टार देती है, जिससे वह आगे सही उत्तर देने की कोशिश करता है। अब बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया तो शिक्षिका ने इसे स्टार दिया। स्टार देने से मतलब उसे अच्छा फीडबैक देने से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, या क्लास में उसका सही तरीके से बिहेव करने से उसे मतलब अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ, तो एक्सीलेंट वगैरह इससे मिला, तो इस बच्चे ने आगे भी कार्य करने के लिए अच्छी कोशिश की, प्रयत्न किए। तो ये तो हो गया धनात्मक पुनर्बलन, मतलब इनाम, पुरस्कार से बच्चे को खुश किया जाता है। अच्छा कार्य करने पर, प्रत्येक अच्छे कार्य पर जो रेनफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, उसे धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। ओके, उसके बाद में आता है ऋणात्मक पुनर्बलन। अब ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी कोई परिस्थिति, कोई गलत व्यवहार को सही व्यवहार में परिवर्तित करना है, कोई भी परिस्थिति जो अवांछित है, जिसकी अपने को चाहत नहीं है, उसे हटाने के लिए जो काम किया जाता है, सही परिस्थिति लाने के लिए काम किया जाता है, उसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो ये जो बच्चा है, इसे गर्मी लग रही है और ये पढ़ाई भी कर रहा है, और गर्मी में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये सही पढ़ाई करने के लिए क्या करता है, इस फैन को ऑन करता है, और गर्मी बहुत होती है तो फैन ऑन करता है। अब ये अप्रिय परिस्थिति, गर्मी हट गई, इसलिए ऋणात्मक पुनर्बलन है। मतलब कि इसने जो गर्मी थी वो ऋणात्मक पुनर्बलन था, इसने गर्मी को साइड किया, फैन को ऑन किया और अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर दी। तो निष्कर्ष के रूप में बुरी चीजें हटे और व्यवहार ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। बुरी चीजें हटने से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अब साइकोलॉजी में एक एग्जाम्पल चलता है, या फिर अपनी जो रियल लाइफ है उसमें भी है कि जैसे एक आदमी है, वो जा रहा है रात को, और नाइट में जैसे ही वो कार को ड्राइव कर रहा है तो उसके सामने से जो गाड़ियां आ रही है उससे प्रकाश पड़ रहा है, तो वो क्या करता है कि अपनी लाइट को एक्सीडेंट ना हो और उस सही तरीके से रास्ते को क्रॉस कर ले, तो वो अपनी जो भी उसके पास कार, बाइक जो भी है उसकी लाइट को डिम कर लेता है। तो वो जो भी ऋणात्मक स्थिति है उसे दूर कर देता है। और एक और एग्जांपल, जैसे अपने को धूप लग रही है, तो धूप लग रही है और अपनी सड़क पर जा रहे हैं, तो धूप को कम करने के लिए, अब धूप तो कम नहीं होगी लेकिन अपनी उस स्थिति से हटने के लिए काले चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो फिर ऋणात्मक स्थिति को हटा देते हैं। उसके बाद में एक और एग्जांपल, जैसे अब सर्दी लग रही है, अपने को सर्दी लग रही है तो क्या करेंगे, गर्म ऊनी कपड़े पहनेंगे। ऊनी कपड़े पहनेंगे तो वो अपने को, जैसे ऊनी कपड़े डालेंगे तो गर्मी कम लगे, मतलब सर्दी कम लगेगी,
तो वो अपने सर्दी की ऋणात्मक स्थिति को हटा दिया और अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जब पुनर्बलन एक सही दिशा में अच्छा पुनर्बलन मिलता है तो उसे ही रेनफोर्समेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद में क्या है कि क्या दंड क्या होता है, क्या दंड ऋणात्मक चीज है? नहीं, दंड को ऋणात्मक में नहीं रख सकते। दंड एक अलग चीज है। जब भी अपने कोई भी गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य करेंगे, गलत परिस्थितियां उत्पन्न होगी और गलत कार्य को करने के लिए जब अपने को दंड दिया जाता है तो उसे दंड बोलते हैं। ठीक है, दंड मतलब कि सजा भुगतना। अब दंड का एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा है या बड़ा जो भी है, पार्क में जाते हैं, पार्क में लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है, अब फिर भी वो फूल तोड़ लेता है, पुष्प तोड़ लेता है, तो उसमें क्या है कि उसे दंड की प्राप्ति होगी। जो भी पार्क का मालिक है वो उसे दंड देगा, उसे जुर्माना भुगतेगा। एक और, जैसे कि अपने को पता है कि पब्लिक में जैसे अपने कहीं भी कार को नहीं रोक सकते और वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पार्किंग करना मना है, फिर भी कोई एक व्यक्ति कार को रोक देता है, तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा, 500 या कुछ भी जो भी निर्धारित किया हुआ है, तो वो जो जुर्माना भुगतेगा वो दंड के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद में क्या है, अब पुनर्बलन अनुसूची के अंदर रेनफोर्समेंट टेबल है, उसके अंदर भी काफी सारे पुनर्बलन के पार्ट हैं। पहले है सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन प्रत्येक सही क्रिया के बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है। आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है कि छोटे छोटे कार्य करने पर भी पुनर्बलन दिया जाता है। उसके बाद में अंतराल पुनर्बलन, प्रत्येक सही क्रिया करने पर अंतराल के रूप में जो पुनर्बलन दिया जाता है वो अंतराल पुनर्बलन, और अनुपात के रूप में दिया जाता है तो वो अनुपात पुनर्बलन। अब यहां तक अपने को पूरा समझ में आ गया। अब अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत में प्रभाव के नियम पर आधारित था। यह सिद्धांत किस पर आधारित था? प्रभाव के नियम पर आधारित था। और बीएफ स्किनर के जो सिद्धांत में कीवर्ड ध्यान रखना है वो सिर्फ पुनर्बलन ध्यान रखना है। पुनर्बलन मतलब अपने कोई भी काम करेंगे, कोई भी अच्छा काम करेंगे या कोई भी गलत कार्य छोड़िए, लेकिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसमें पुनर्बलन, अपने को सही फीडबैक, सही रिस्पॉन्स प्राप्त होगा तो उस कार्य को जल्दी करेंगे। और फिर अनुक्रिया, पहले अनुक्रिया की जाएगी और उसके बाद में स्टिमुलस अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इस सिद्धांत में दो ही बातें ध्यान रखनी है, पहली पुनर्बलन और दूसरी क्रिया पहले की जाती है और उसका परिणाम या स्टिमुलस है वो बाद में मिलता है, स्टिमुलस वो बाद में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या था कि इसमें है ना कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले था शेपिंग, ढलना या रूपायतन सिद्धांत। शेपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने बच्चे को डालेंगे वो वैसा बनेगा। जैसे कि एक क्लास में एक टीचर बच्चे से कविता सुनती है, बच्चे को कहती है कि कविता सुनाओ। जब बच्चा पूरी कविता सुनाता है, सबसे पहले वो पहली लाइन सुनाता है तो टीचर उसे गुड, वेरी गुड कहती है। उसके बाद में फिर वो कविता सुनाता है तो उसे वेरी गुड, और लास्ट में उस बच्चे को पूरी कविता सुनाने पर एक प्राइज दे दिया जाता है। अब उसे क्या मिला? उसे अच्छा मतलब पुरस्कार मिल गया, इनाम मिल गया, तो बच्चा क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो जैसे जैसे शेपिंग का मतलब होता है कोई भी काम करवाते हैं, वांछित व्यवहार करवाने के लिए कर्मिक रूप से जो भी कार्य किया जाता है। अब टीचर ने कर्मिक रूप से पहले उसे गुड कहा, फिर वेरी गुड कहा, जैसे जैसे उसे अच्छा कार्य करवाया तो उसे क्या मिला? एक रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन प्राप्त हुआ। उसे शेपिंग, ढलना कहते हैं, रूपायतन सिद्धांत कहते हैं। तो इसको अपने मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में आता है अंतर्नोड ड्राइव। ये भी है ना इस सिद्धांत का मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है। अंतर्नोड ड्राइव का मतलब क्या होता है? चालक। कोई भी काम करते हैं अपने को तो चालक अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये पहले भी अपने पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये जो चूहा है इसको काम करना है, मतलब इसे भूख लगी है, ये भूख लगी है तो ये भूख को मिटाने के लिए या भूख है इसका, वो इसका चालक या ड्राइव है।
तो इसे ड्राइव चालक अंतर्नोद कहेंगे। उसके बाद में आता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी काम करवाएंगे, कोई भी काम करेंगे तो धनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए जो काम किया जाता है, अच्छा व्यवहार प्राप्त करने के लिए जो काम किया जाता है, उसे टोकन इकोनॉमी कहेंगे। अब टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देख, एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा है, बच्चा और बच्चे के पापा ने उसको कहा कि अगर तू 10th क्लास में अच्छा प्रदर्शन करेगा। अब उसके पापा ने टोकन के रूप में कुछ पैसे उसके लिए इकट्ठे कर रखे हैं बाइक के लिए। उसको कहा गया कि अगर तू 80 प्लस लेकर आएगा तो तुझे बाइक दिलाएंगे। अब उसे बाइक दिलाने के लिए जो पैसे हैं वो टोकन इकोनॉमी का काम करेंगे और बच्चा उस पुरस्कार को देकर व्यवहार करेगा, मतलब वो पढ़ाई में अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, तो ये उसकी टोकन इकोनॉमी बन जाएगी। टोकन इकोनॉमी का मतलब होता है कि धनात्मक परिस्थिति लाने के लिए जो व्यवहार किया जाता है, अब धनात्मक परिस्थिति लाने के लिए जो व्यवहार किया जाता है वो टोकन इकोनॉमी कहलाती है। शेपिंग, अंतर्नोद, टोकन इकोनॉमी, ये वर्ड्स अपने को ध्यान रखने हैं। उसके बाद में बीएफ स्किनर का सिद्धांत है, उसमें शिक्षा में उपयोगिता बताई गई है। तो सबसे पहले व्यवहार परिमार्जन, ये जो सिद्धांत है ये व्यवहार परिमार्जन करता है, मतलब कि अच्छे व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करता है। और जब भी इंसान को पुनर्बलन की प्राप्ति होती है तो वो सही अनुक्रिया करता है, पहले अनुक्रिया करता है, उसके बाद में उसको उसका उद्दीपक मिल जाता है। उसके बाद में ये रेडियो, कैमरा, टीवी चलाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टंकन की शिक्षा में भी इंपॉर्टेंट है। और सकारात्मक पुनर्बलन में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी अपने कोई काम करेंगे या कोई भी काम शुरू करते हैं तो अगर उसमें सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, मतलब कि एक जो कंपटीटर है वो तैयारी करता है और उसे 1 या 2 साल में उसकी जॉब लग जाए तो वो धीरे धीरे आगे भी तैयारी करेगा, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। या एक दुकानदार है, वो दुकान खोलता है और धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ जाते हैं, वो उसी दुकान को एक बड़े शोरूम में चेंज कर लेता है, वो भी उसको पुनर्बलन प्राप्त हुआ, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है। और बालक के शब्द भंडारण में भी ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीएफ स्किनर के लास्ट एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इस सिद्धांत में क्या था कि आरएस थ्योरी कहा गया। ये जो बीएफ स्किनर है इसने आरएस थ्योरी में सिद्धांत को चेंज कर दिया। जो पहले के मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बताया कि पहले स्टिमुलस होगा और फिर रिस्पॉन्स क्रिया की जाएगी, लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि पहले अनुक्रिया होगी उसके बाद में उसे स्टिमुलस प्राप्त होगा। आरएस थ्योरी को इसने चेंज कर दिया, आरएस थ्योरी बदल दी। और उसके बाद में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन को मोस्ट इंपोर्टेंट बताया। पुनर्बलन मिलेगा तो इंसान जल्दी कार्य करेगा, पहले क्रिया की जाती है और उसके बाद में उसका परिणाम स्टिमुलस प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।